Hello everyone, this is Simran Bajaj. Welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। एक वीडियो में हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख के प्रोसीड करेंगे आप इस वीडियो पे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक क्विज वे में आज मैं आपको ये चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगी। आप लोग ही मुझे आंसर करेंगे और अगर आंसर आपको मेरे बोलने से पहले पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देंगे देखते देखते वीडियो, एंड आई चेक योर आंसर्स। अब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं समझा रही हूं कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स। So metals react with oxygen to form metallic oxides। तो क्या है मेरा क्वेश्चन आपसे अब कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, प्लस करके क्यों लिखा? बिकॉज ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ एक प्रोडक्ट बन के आएगा जो एरो के हमेशा राइट साइड पे होता है। एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स आते हैं जो ऐड होके जो मिल के रिएक्ट कर रहे हैं साथ में कंबाइन करके, और एरो के राइट साइड पे हमारा आता है प्रोडक्ट जो फाइनल निकल कर आ रहा है केमिकल रिएक्शन में। इनको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो मैंने बोला मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करा देती हूं। मैंने यहाँ मेटल लिया है Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम। Mg क्या है बच्चे? Mg है मैग्नीशियम। सुना होगा आपने इसका नाम। O2 क्या है? O2 ऑक्सीजन गैस है। गैसेस को मैं 2 के साथ लिखती हूँ। हम लोग जनरली केमिस्ट्री में गैसेस को 2 के साथ लिखते हैं बिकॉज ये डायटोमिक होती है। अब ये डायटोमिक क्या होता है आगे जाके 9th में समझ में आएगा। काफी ऐसे गैप्स रह जाएंगे इस चैप्टर में जो 9th में ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे तो फर्दर पढ़ेंगे आप। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो O2 है मेरी ये ऑक्सीजन गैस, और फिर मैंने बोला मेरा मेटालिक ऑक्साइड बनना चाहिए तो मतलब मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बच्चे फॉर्मूला क्या होगा? अगर पता है तो पहले ही लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं पता तो आपको बताते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO। O होगा बच्चे कैपिटल में। O होगा किसमें? कैपिटल में लिखा जाएगा। और M यहाँ पे कैपिटल होगा बिकॉज मैग्नीशियम जैसे Mg से लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो M है वो कैपिटल होता है। तो बहुत सिंपल सा था। क्या बना? MgO। और MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? वो नेचर में होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। और अगर कोई बेस है तो वो क्या करेगा? किस लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट। वो रेड लिटमस पेपर को कर देगा क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने क्या बोला? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दे कन्वर्ट रेड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सिंपल इनफ। आई होप अभी तक तो आपको ये याद भी हो गया होगा, एंड दैट इज माई पर्पस टू टीच यू एक्चुअली इन दिस वे। जब मेरे साथ साथ आप उसको बोलेंगे लिखेंगे तो 100% बाय एंड ऑफ द वीडियो ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। एंड दैट इज द पर्पस। अभ्यास पे हम लोग यही करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो बेसिकली हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बना रहे तो नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। सिंपल एज दैट। तो मैंने बोला नॉन मेटल्स रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बना? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नॉन मेटल्स मैंने यहाँ पे कार्बन और सल्फर लिया है। सी क्या होता है बच्चे? सी होता है कार्बन।
और S क्या होता है, सल्फर, और O2 तो सिंपली ऑक्सीजन से ही रेफर कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो मैं कार्बन को मैंने ऑक्सीजन में रिएक्ट करा साथ में, तो मुझे मिलेगा CO2। क्या मिलेगा, CO2, जिसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सुना भी होगा आपने, CO2 जो हम एक्सहेल करते हैं, तो वो हो गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर सल्फर की बात करूं, सल्फर इज अ नॉन मेटल, अगेन वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है SO2, एंड SO2 क्या है मेरा, SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है मेरा SO2। ये दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं। जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं हमारे बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। एंड मेटालिक ऑक्साइड्स बीइंग बेसिक इन नेचर, वो रेड को ब्लू करते हैं लिटमस पेपर को, तो ये क्या करेंगे, बीइंग एसिडिक इन नेचर, ये कन्वर्ट करेंगे ब्लू लिटमस टू रेड कलर। रेड लिटमस पेपर मेरा हो जाएगा। एंड इनको एसिडिक इन नेचर क्यों बोला जाता है, बिकॉज अगर इनको पानी में डाला जाए, अगर मैं इन ऑक्साइड्स को पानी में डालूंगी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को, तो मुझे एसिड मिलेगा, इसीलिए उनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, क्या बोली, क्योंकि मैं इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जब पानी में डालूंगी मुझे एसिड्स मिलेंगे, इसीलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को डाला पानी में, तो मुझे मिलेगा मेरा H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं बोलेंगे प्लीज, वो अलग होता है H2SO4, ये H2SO3 है विच इज सल्फ्यूरस एसिड। तो क्या है, SO2 विच इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O विच इज वाटर, मेरा बन रहा है H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड। प्लीज इन रिएक्शंस को साथ साथ नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को डाला पानी में, CO2 को डाला पानी में, तो मेरा एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। तो बन गया ना एसिड, इसीलिए इन ऑक्साइड्स को बोलते हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है उनको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इससे रिलेटेड आपको करवा रही हूँ। कॉपर वेसल्स, जब जो भी हम कॉपर के मटेरियल या कॉपर की वेसल्स होते हैं, वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक जब आप बाहर उनको छोड़ोगे, मॉइस्ट एयर में उनको छोड़ोगे, तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग उन पे आ जाती है। तो वो रिएक्शन क्या होगा और वो ग्रीन कोटिंग क्यों बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर आता है आपके पेपर्स में। सो मैंने बोला वो ना, कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू moist air for long time, it acquires a green color coating, हरे रंग की कोटिंग आ जाती है। क्यों आती है, बिकॉज जब कॉपर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर रहा है, बच्चे मॉइस्ट एयर से मेरा मतलब 3 चीजें हैं। एयर में क्या क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव वाटर वेपर जो कि H2O ही है ना, वाटर वेपर, ये ऑक्सीजन मेजर कंटेंटिंग चीजों का भी है। तो जब आप मॉइस्ट एयर से कॉपर को रिएक्ट करवाओगे तो 2 चीजें बनेगी जिनके कॉम्बिनेशन ग्रीन कोटिंग के फॉर्म में आता है बच्चे। एक होता है CuOH2, जिसको कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और CuCO3 जिसे कहते हैं बच्चे कॉपर कार्बोनेट। The green color coating is the combination of 2 compounds. First is CuOH whole 2 whole, याद रखेंगे। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड CuCO3 which is copper carbonate, very important from examination point of view, 2 मार्कर बॉक्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगर पानी के साथ रिएक्शन की बात करूं मैं, मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो कुछ 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के जो यहाँ से आते हैं वो ये आते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को, व्हाई शुड सोडियम एंड पोटेशियम बी स्टोर्ड इन केरोसिन,
Why should sodium and potassium be stored in kerosene? ये क्वेश्चन है, वाटर नहीं होना चाहिए, केरोसिन होना चाहिए। अब सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल्स है, एंड वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है बच्चे? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एंड बीइंग हाईली रिएक्टिव, वो जब कांटेक्ट में आते हैं वाटर या एयर के, सो एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्विंग होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। बड़ी क्लास में समझेंगे इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सो इतनी हीट इवॉल्व होती है विच इज नॉट राइट, बिकॉज दे आर क्वाइट हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इसीलिए उनको केरोसिन में स्टोर करना चाहिए। और तो और phosphorus, generally non-metals do not react with water, generally non-metals do not react with water, but phosphorus को पानी में स्टोर किया जाता है। and why is it so? because phosphorus अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, so वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा that it may catch fire also. So to cut the contact of phosphorus with the atmospheric oxygen, to cut the contact of phosphorus बाहर की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसको पानी में स्टोर किया जाता है। तो अगर आपको ये सोडियम पोटेशियम को क्यों केरोसिन में स्टोर करना चाहिए और फॉस्फोरस को क्यों पानी में स्टोर करना चाहिए समझ में आ गया, और ये भी पता लग गया कि नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करते हैं। सो अब मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स जब जनरली पानी के साथ ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है। अब हमेशा ये नहीं होता, हर मेटल का अपना सिनारियो है, अपना केस है, अपना रिएक्शन है, बिकॉज हर मेटल की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन मैं जनरली ऐसा होता है कभी के बार, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं हमें, क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को गैस है, अभी भी बताया था, H तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है और गैस है तो 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ गई हाइड्रोजन गैस। तो मैंने बोला कि एक मेटल लिया मैंने विच इज सोडियम। Na क्या होता है? Na होता है सोडियम, और वाटर है साथ में H2O, तो हम सबको पता है H2O वाटर है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज NaOH, हाइड्रोक्साइड OH से रिप्रेजेंट होता है, तो ये बना मेरा सोडियम का हाइड्रोक्साइड, जिसे मैं बोलूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आई हाइड्रोजन गैस जिसका मेरा सिंबल हुआ H2। बहुत ही सिंपल सा था ये मेरा रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिएक्शन। आइए चलते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शन इज विद एसिड्स एंड बेसेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये तो टेंशन यही खत्म हो गई, पढ़ने की इसकी आगे जरूरत नहीं है। बट मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में आता है हाइड्रोजन गैस, साथ में आता है हाइड्रोजन गैस। मैंने बोला, क्या बोला मैंने आपको ये बताया कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं? 2 चीजें प्रोड्यूस करते हैं, एक करते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस और एक करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, Na है मेरा सोडियम, और HCl है मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल प्लस एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl बनेगा। NaCl क्या है मेरा? NaCl है मेरा सोडियम क्लोराइड, which is a salt, ये है एक salt, और साथ में आया मेरा H2 which is हाइड्रोजन गैस। तो क्या क्या आया? सोडियम प्लस HCl, Na प्लस HCl, दैट इज सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे पास आया मेरा NaCl which is सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। और अगर बेसिस की बात करूं तो नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ रिएक्शन इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम 10th और हायर क्लासेस में उसको पढ़ेंगे। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर टू कॉम्प्लेक्स नॉट टू बी स्टडीड राइट नाउ, इन 8th कंफ्यूज हो जाओगे। पर हाँ, मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सेम रिएक्शन होता है जो एसिड्स के केस में होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ये भी अभी इसके एग्जांपल्स नहीं करने की जरूरत, हाई क्लासेस में करेंगे, स्पेशली क्लास 10th में जब पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे उस टाइम। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। आई रियली रिकमेंड, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, या तो पिक्चर ले लीजिए या प्रोबेबली आप इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर चलेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। अब हम चल रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे। यहाँ मेटल्स पे एम कर रहे हैं हम लोग, मेटल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ मैं बात करूंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी आप लोग 8th में हैं, फिर 9th की बात करोगे या 10th की बात करोगे, एंड ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। बस एक चीज याद रखनी है इसके लिए, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। जनरली बच्चों को याद नहीं होती है आसानी से, तो हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में एक वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर पाएं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार पढ़ लेते हैं, आसान होगा। इट गोज बाय पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। नीचे और जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए साइड पे लिखा है, नहीं तो एक ही लाइन में आता है वर्टिकली। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आप बोलोगे इसको याद कैसे करें, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज में मैं मेटल्स को जनरली ऑन दी बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। एंड एज वी आर गोइंग डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो मेटल है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती रहती है। तो मैं बोल सकती हूँ पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड यहाँ पे गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ मेरे पास नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने साइड पे लिखा, अदरवाइज इट गोज इन वन लाइन वर्टिकली। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? अ हायर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली मैं मेटल्स का रिएक्शन बता रही हूँ विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से मैं करके बता रही हूँ। सो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट बोला गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी की जगह ले लेना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मैं बहुत मुश्किल तरीके से नहीं समझाना चाह रही, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, इसलिए सिंप्लीफाई कर दी है आपके लिए चीजें। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ आयरन मेटल जिसका केमिकल सिंबल होता है Fe, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका सिंबल है CuSO4, जिसका फॉर्मूला है CuSO4, उसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ। अब आप बताओ ये रिएक्शन हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ऊपर है। अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन में लिखा होता तो कॉपर बाद में आ रहा है, आयरन पहले है, कॉपर बाद में आ रहा है, मतलब कॉपर बाद में आ रहा है तो कम रिएक्टिव है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं यहाँ पे ना, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो एज अ रिजल्ट आयरन कॉपर को बोलेगा, धक्का मार देगा, मतलब पुश कर देगा, यू गो फ्रॉम हियर। तो फिर अगर आयरन ने कॉपर को मार दिया, धक्का निकाल दिया, तो कॉपर तो आ गया, ये देखो अलग से। तो अब आयरन ने ले ली कॉपर की जगह, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो आ गया FeSO4। Fe क्या था? आयरन। तो आप ये देखोगे जब आप ये प्रैक्टिकली लैब्स में स्कूल में करवाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे, खुद नहीं करेंगे आप, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कराते हैं तो आप देखेंगे लैब में कि CuSO4 का जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू होता है, बट अब FeSO4 बन गया जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। एंड आप ये देखेंगे कि जो आयरन नेल है, आयरन है ना, आयरन नेल जो कील होती है उस पर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, जो कि होगा कॉपर की कोटिंग होगी, जो अलग से डिस्प्लेस हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं, और ये होता है कलर में लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और केस ले लेते हैं। यहाँ मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। जिंक देखते हैं ज्यादा पावरफुल है कॉपर से। जिंक ऊपर है एंड कॉपर बाद में आ रहा है, तो बेसिकली कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक ने कॉपर को मारा धक्का, तो उसने कॉपर को कर दिया
अलग। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसने कॉपर को अलग धक्का मार दिया तो कॉपर हो गया अलग और खुद ले ली कॉपर की जगह, तो जिंक आ गया कॉपर की जगह, तो ZnSO4। इस केस में भी कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, तो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस टर्न हो जाएगा और कॉपर की जो डिपोजिशन है, लेयर की डिपॉजिट हो जाएगा, किस पे डिपॉजिट होगा, जिंक की स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाएगा, बिकॉज़ कॉपर को अलग से धक्का पड़ चुका है तो वो जिंक पे डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल है ना, इससे आसान नहीं हो सकता था। आइए दो और देखते हैं। अब मैं बोल रही हूँ Cu प्लस FeSO4 कॉपर प्लस फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो बेटा अगर ध्यान से देखो, कॉपर नीचे की तरफ है एंड अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन पहले है, क्या आप देख सकते हो, आयरन पहले है कॉपर बाद में, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो जब कम पावरफुल वाला ज्यादा पावरफुल को कैसे हटा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में सीधा सीधा लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। लास्ट केस देखते हैं, आयरन प्लस जिंक सल्फेट, आयरन प्लस जिंक सल्फेट, क्या आयरन इतना पावरफुल है जिंक से ज्यादा कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर पाए? नहीं है यार, आयरन जो है वो जिंक से नीचे है, आयरन जिंक से नीचे है, तो वो जिंक को कैसे हटाएगा, जिंक को कैसे धक्का मारेगा? अगेन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। बहुत आसान सा था ये कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th में आएगा प्रैक्टिकल्स में, 10th में यू विल हैव इट इन वेरियस चैप्टर्स, चाहे आप फिर एसिड्स बेसिस जब कर रहे होगे या मेटल्स नॉन मेटल्स अगेन आएगा, उसमें भी आएगा, इट कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो इसलिए पीछा नहीं छोड़ने वाला, अभी अच्छे से समझ लो तब ध्यान में रहेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ, अच्छा एक चीज जान लेते हैं, ये फेरस सल्फेट को आप आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो आसान करने के लिए, जरूरी नहीं है फेरस वर्ड लिखना ही लिखना है, आयरन सल्फेट यूज कर लेना, नॉट एन इशू। आगे चलते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स पे ले जा रहे हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स के यूजेस बड़े ही आसान है, फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक पे चलेंगे, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज लाइक टू टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच इज आउट ऑफ द बुक, तो इसलिए अलॉयज के बारे में भी पढ़ेंगे। सो मेटल्स के यूजेस की अगर बात करें तो हमें पता है मशीनरी में कौन सा होगा, आप लोगों को आयरन मिल सकता है मशीनरी में, यू कॉपर इन मशीनरी समटाइम्स, सो मेनी ऑफ देम, मोस्ट कभी-कभी एल्युमिनियम भी होता है, देन ऑटोमोबाइल्स में होता है, ट्रेन्स में होता है, लोहा यूज होता है ना, आयरन ट्रेन्स में भी यूज होता है, यूटेंसिल्स तक में यूज होता है, आप कॉपर यूटेंसिल्स यूज करते हो आप लोग, राइट, सैटेलाइट्स, ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी एंड यू नो सो मेनी। सो बेसिकली मेटल्स के तो बहुत सारे यूजेस है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू आर सीइंग अराउंड यू व्हेन यू टर्न मेटल, ऑलमोस्ट हर चीज में कहीं ना कहीं इंक्लूड, कहीं ना कहीं यूज हुआ होता है। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, ब्रीद इन कर रहे हो, क्या ब्रीद इन कर रहे हो, ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हो इनहेलेशन के वक्त, नॉन मेटल है। वाटर प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो, क्लोरीन यूज होगा। नाइट्रोजन को यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स का क्या काम है, वो इनहैंस करता है क्या, प्लांट की ग्रोथ, क्या करता है, इनहैंसेस प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नाइट्रोजन, क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन। तो उसके बाद ये नॉन मेटल है, ठीक है। और फिर कभी कभी देखा चोट लग जाती थी स्कूल में, कोई कट पड़ गया तो मेडिकल रूम में ना एक पर्पल कलर सी दवाई लगा देते थे, वो आयोडीन टिंक्चर है, आयोडीन से बना है, आयोडीन इज अ पर्पल कलर सॉल्यूशन, नॉन मेटल है। एंड वुंड्स एज एंटीसेप्टिक, वो वुंड्स या कट्स पे यूज होता है। क्रैकर्स जलाते हो, नहीं जलाने चाहिए जो, बट कुछ लोग अभी भी जलाते हैं, सो प्लीज डू नॉट बर्न क्रैकर्स, नॉट सेफ for anyone, not safe for your family, not safe for asthmatic patients, not safe for animals, and not safe for the environment. Also pollution तो as you know बहुत ज्यादा रहता है, so उसमें क्या यूज होता है, उसमें सल्फर यूज होता है, अगेन नॉन मेटल। I hope I made some sense to you। अब हम बात करें अलॉयज की। अलॉयज क्या है, अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर है, और किस चीज के मिक्सचर है, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है, या एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल कंबाइन कर सकते हैं ना, सो इट कैन बी 2 or more metals, और इट कैन बी 1 metal और 1 नॉन मेटल, तो इसका मिक्सचर है। सो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, जैसे ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यूटेंसिल्स में ब्रास यूज होता है। ये ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, स्टैचूज, ब्रॉन्ज के स्टैचूज सुने होंगे आपने। स्टील हमने पता है, बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेनलेस स्टील, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट स्टील। तो स्टील में आयरन एंड कॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आयरन एंड कॉपर
से बनता है. I am so sorry, no, it's not copper, it's carbon. It's carbon. So स्टील की बात कर रही हूँ तो स्टील बनता है आयरन और कार्बन से मिला के. So you use steel in machines, ships, etc. So मैंने क्या बोला, मशीन्स और शिप्स में यूज होता है. अभी मैंने बताया कि हम टॉकिंग अबाउट स्टील, किसका अलॉय है, सिंपली आयरन और कार्बन, नॉट कॉपर. कॉपर मैंने गलती से लिख दिया था तो प्लीज लिख के बताइएगा. अब मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट 3 नंबर का. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए. एक क्वेश्चन सर्टेनली इस चैप्टर का आएगा, अगर ये चैप्टर आ रहा है आपके स्कूल में. एक केमिकल प्रॉपर्टी से स्ट्रेट पूछ लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स. 3 बेसिस पे आप आंसर लिखेंगे. बेसिस लिखना हमेशा टीचर को इंप्रेस करेगा, तो बेसिस जब भी आप लिख रहे हैं तो कोशिश क्या रहेगी, अभी ये चीज हटा देते हैं थोड़ी सी, चलो ये हटा देते हैं. कोशिश क्या रहनी चाहिए आपकी, हमेशा जब भी आंसर लिख लो, अभी से आदत बना लोगे तो फ्यूचर में 11th 12th में जब 12th में बोर्ड्स आएंगे, मजा आएगा काम करने में. तो पहले बेसिस लिख दो कि किस बेसिस पे आप आंसर कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो. फिर यहाँ मेटल्स और यहाँ नॉन मेटल्स. तो पहला बेसिस जिस पे मैं बात करूंगी तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है. क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. तो अगर मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बेसिस पे मैं मेटल्स नॉन मेटल्स को अलग कर रही हूँ, मैंने लिखा भी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. तो मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर. दूसरा ले लेंगे, रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एंड हाइड्रोजन का रिड्यूशन भी होता है कई बार. एंड नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर. रिएक्शन विद एसिड्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स की, अच्छा मेटल्स का तो हमें पता ही है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. और अगर नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली. तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी जब केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस आएंगे. अगर इफ यू क्लियर अभी तक जितना भी पढ़ा है, फिर आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं लिखने का. आई एम श्योर यू बी एबल टू डू इट वेरी वेल. I hope this chapter was absolutely clear to you. Chemical properties, I hope I could make it very easy for you. So if I did, like the video, subscribe the channel and hit the like button for more such notifications. And for any sort of doubt, leave it in the comment section. You'll get a reply. Thank you. Very good day. Keep watching, keep learning. Signing off.